तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक को कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने जो है लाइव क्लास में किया था और बहुत सारे बच्चों ने उत्तर भी दिया था। तो बच्चों, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, हमारा सेकंड चैप्टर है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। बेटा, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, संविधान का आधार कैसे बना हमारे देश में, कैसे शुरुआत हुई और इसमें ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका रही। ये हम लोग अब तक पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में संविधान सभा कैसे बना, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, किसने किसने उसमें अपनी भूमिका निभाई। इस पर तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, इसको लेकर बहुत सारे लोग जो है, जैसे मान लीजिए जनरली जब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो लोग जो है आंसर करते हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। तो इस कमेटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के लेखन में निभाया था। लेकिन संविधान सभा को हम मानेंगे क्योंकि उसमें पूरे 389 सदस्य थे, जबकि विभाजन के बाद 299 बच गए थे। कौन सा विभाजन? तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। ठीक है, तो पूरे संविधान मतलब ये कलेक्टिव काम था, तो सभी ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो जनरली जब भी पूछा जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस कमेटी का काम था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को तैयार करना। ठीक है, तो चलिए, संविधान सभा की बात हमने किया कि भारत का जो संविधान है किसने बनाया। तो भारत का संविधान बेटा, भारत का जो संविधान है वो किसने बनाया। तो भारत के संविधान को लेकर जब प्रश्न आता है तो भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने निर्माण किया है। लेकिन आपके मन में आएगा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। क्या ये संविधान सभा केवल भारतीयों के द्वारा, इसमें जो सदस्य थे क्या वो केवल भारतीय थे या फिर ब्रिटिशर्स भी इसमें शामिल थे? तो इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान है भारतीय संविधान, इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। और हम अब चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो बेटा याद रखना, संविधान सभा के विचार की बात करें तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम आता है। जैसे आपको कहा जाता है कि गांधी जी ने भी अपने विचारों में इनडायरेक्टली बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। फिर बाल गंगाधर तिलक की भी बात की जाती है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बात करी थी। लेकिन ऑफिशियली जब हम बात करते हैं तो 1934 में एम एन रॉय, कौन थे? एम एन रॉय। बेटा, एम एन रॉय जो है 1934 में इन्होंने अपना विचार दिया। ये वामपंथी नेता थे। कौन से नेता थे ये? वामपंथी लेफ्टिस्ट लीडर थे, जिन्होंने विचार दिया कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, पहला विचार ऑफिशियली किसका आया था? तो 1934 में एम एन रॉय की बात की जाती है, एम एन रॉय ने दिया। इसके बाद एक साल के पश्चात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसने?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली इसकी डिमांड करी। उन्होंने विचार दिया है कि एक होना चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें दो। ठीक है, ये कांग्रेस ने अपने आधिकारिक मंचों से भी इसकी मांग करी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कुछ घटनाओं को हम लोग देखेंगे कि 1935 के बाद एक घटना हमें दिखाई देता है 1937 में, प्रांतीय चुनाव, जिसे कहते हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव हुआ। ठीक है, प्रांतीय चुनाव कब होता है, तो 1935 में होता है। इलेक्शन में जो लोग भारतीय जीते उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या होता है। फिर बच्चों 1938 में एक घटना आपको बता दे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि भाई जो हमारा संविधान सभा होगा, जो संविधान सभा होगा वह किस पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होगा। जैसे नेहरू जी ने कहा, अनाउंस किया 1938 में कि भाई जो हमारा संविधान सभा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कि राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मूल, वंश, नस्ल, लिंग कुछ भी हो, सबको मौका दिया जाएगा। बस एक एज निर्धारित कर दिया जाएगा, जो भी सरकार के द्वारा 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष जो भी निर्धारित कर दिया जाए, उसके पश्चात चाहे जो भी हो, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, सबको मौका दिया जाए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की कि इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान सभा होगा वो आम जनता चुनकर भेजेगी सदस्यों को, तब जाके हम लोग उसके बाद संविधान सभा बनेगी और संविधान का निर्माण होगा। क्या ऐसा हो पाया, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चलिए, इसके बाद बेटा एक और घटना मैं आपको यहीं पर बता दूं कि 1939 ये वो समय था, दुनिया को दहलाने वाली एक बहुत बड़ी घटना होती है 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो भारत के जो सिपाही थे उनको भारतीय मंत्री जो अभी प्रांतीय चुनाव में बने हैं और भी जो भारतीय सदस्य कार्यकारी परिषद, उनसे बिना पूछे, उनसे बिना सलाह लिए, बिना पूछे, बिना बताए भारतीयों को, भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये वो स्थिति थी जब यहाँ से भेजा गया तो यहाँ भारतीय जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं भाई साहब अब हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कोई महत्व ही नहीं। और उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव बन रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है किसी भी तरीके से भारतीयों को विश्वास में लेकर आए, और अंग्रेजों ने भारतीयों को बहलाने के लिए, उन्हें अपने विश्वास में लाने के लिए पहला प्रयास किया अगस्त प्रस्ताव के रूप में। पहला प्रस्ताव कौन सा था, पहला उन्होंने प्रयास किया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहला प्रयास उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के रूप में किया, 1940 में किया था। ठीक है, 1940 में किया था उन्होंने पहला प्रस्ताव, यही प्रयास किया 1940 में। लेकिन इस प्रयास को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि भाई
जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो हम लोग बैठेंगे और भारतीयों को संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद बेटा ब्रिटिशर्स और भी प्रयास किया उन्होंने, और उन्होंने स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं 1942 में। बेटा जब 1942 में सर स्टोफर्ड क्रिप्स, जो कि विंस्टन चर्चिल के ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, वो भारत आए और भारतीयों को समझाने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन ये प्रयास उनका सफल नहीं रहा। इसलिए सफल नहीं रहा क्योंकि इन्होंने भी वही बात लगभग दोहराने का प्रयास किया कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। इस मुद्दे को लेकर कई भारतीय जो है नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां भी करी क्रिप्स मिशन। ठीक है, आप देखेंगे कि इसे भी स्वीकार नहीं किया भारतीयों ने। इसके बाद बेटा लॉर्ड वॉवेल, जो कि गवर्नर जनरल थे, तो वॉवेल ने भी एक प्लान भारतीयों को दिया, जिसे वॉवेल प्लान के नाम से जानते हैं। वॉवेल प्लान 1945 में कहा कि भाई सबका भारत, सब पदों पर भारतीय ही शामिल होंगे। गवर्नर जनरल वायसराय को छोड़ दिया जाए और कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस तरह की लुभावनी बातों में भी हमको आना नहीं था, क्योंकि अब तक हम लोगों का माइंडसेट क्लियर हो चुका था। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। हम अब बिल्कुल सुनने वाले नहीं थे कि हमें कोई डोमिनियन दे दे या फिर हमें ज्यादा फ्रीडम दे दे, हम कुछ नहीं चाहते थे। और उधर दूसरी जो बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो बिल्कुल कह रही थी कि मुझे अलग से क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बच्चों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, क्योंकि बेटा अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं इसे, अभी हम लोग बात करते हैं। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कैबिनेट मिशन इसको हम लोग क्यों कहते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बेटा इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। पहला एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर। दूसरा कौन था, तो दूसरा वही पैथिक लॉरेंस। वही पैथिक लॉरेंस थे। ये पैथिक लॉरेंस जो है ये पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर 2 मेंबर हो गए। और अंत में एक और मेंबर थे जिनका नाम आप लोग पहले से जानते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स। ये वही स्टोफर्ड क्रिप्स हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए। लेकिन इस बार जब भारत आया तो इस बार लहजा बदला हुआ था, इस बार तरीका बदला हुआ था, और इस बार कह रहे थे कि भाई जो कहोगे वो सुनने को तैयार है। तो इनकी प्रस्तावों को लेकर भारतीयों ने जो है कांग्रेस ने सहमति दे दी और कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य होने के कारण इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और वो कौन कौन से मेंबर थे, तो एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स। यहां तक क्लियर है ये, ठीक है। तो ये सारे प्रस्ताव भी आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है मैचिंग में वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगला क्या होता है। अब कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन की स्वीकृति हम लोगों ने दे दिया। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है आगे। देखो, कैबिनेट मिशन ने बेटा कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान दिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन को हमने स्वीकार किया था, तो इसने क्या क्या बातें रखी इस पर भी हमें चर्चा करना होगा। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946, ठीक है, इसने पहली बात तो यही कहा, पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य जो होंगे
वो 389 होंगे। कितने होंगे? 389 होंगे, जिसमें 389 सदस्यों में 292 प्लस 4 और इधर 93। बेटा ये जो 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत, यानी वो क्षेत्र जिस पर ब्रिटिशर्स का शासन था और वहां पर गवर्नर रूल करता था। प्रोविंसेस में गवर्नर होता था और पूरे इंडिया को कवर कर रहा था कौन? पूरे इंडिया को कर रहा था वायसराय। ठीक है, तो आप या उसे गवर्नर जनरल कह सकते हैं जो इंडिया को रूल था। लेकिन प्रोविंसेस में कौन था? गवर्नर। तो 92 मेंबर्स वहां से आने थे और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी रीजन से आने थे, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से। बेटा ये वो क्षेत्र था जहां पर गवर्नर ना होकर हाई कमिश्नर का शासन होता था। हाई कमिश्नर वहां पर रूल करता था। ये उन क्षेत्रों को उसमें रखा जाता जैसे कि जो मुख्य भाग से बहुत दूरी पर स्थित है या जिसका कोई सामरिक महत्व है, तो ऐसे क्षेत्रों में हाई कमिश्नर रूल करता था। और ये टोटल हो गए 296। और ये टोटल सदस्य जो है बेटा इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। ऐसे होंगे तो निर्वाचित होंगे। ठीक है, लेकिन ये 93 मेंबर्स कैसे आएंगे? तो याद रखिएगा, इनके लिए बताया गया कि देसी रियासतों से आएंगे। देसी रियासत का क्या मतलब है बच्चों? तो बेटा जब देश की आजादी की बात चल रही थी तो उस समय लगभग 565 देसी रियासतें थी। 565 देसी रियासतें। देसी रियासत का मतलब है छोटे छोटे राजा रजवाड़े जो थे, वो उस समय इतने सारे राजा रजवाड़े बचे हुए थे, तो उनको भी मौका दिया गया कि आप भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए और भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। लेकिन उन्हें कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था, तो उन्होंने भाई लास्ट तक उन्होंने नहीं भेजा। तो आप देखेंगे कि बाद में जाकर अंतिम समय में कुछ कुछ जो है शामिल हुए। तो देखिए अब यहाँ से ब्रिटिश प्रांत से क्या है, 292 आ गए, ब्रिटिश कमिश्नरी से 204, यानी कि टोटल निर्वाचित कितने सदस्य होंगे? 296। ठीक है, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे। ये बात कैबिनेट मिशन में बताई गई। दूसरी बात कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया बेटा? तो कहा गया कि जो एक संविधान सभा का सदस्य है, एक संविधान सभा का सदस्य एक संविधान सभा का सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर आएगा। कितनी जनसंख्या पर आएगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पर आएगा, जनसंख्या पर आएगा। ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मोटे तौर पे मतलब कि एक जनरल आंकड़े में अगर देखें तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आएगा। ये बात कैबिनेट मिशन में उसी समय बताई गई। दूसरी बात क्या बताई गई? तो दूसरी बात ये कहा गया कि देखो, अभी हमने बात किया था कि नेहरू जी ने 1938 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य होंगे वो आम जनता द्वारा चुने जाएंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब यूनिवर्सल वोटिंग फ्रेंचाइज के आधार पर जो है चुने जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके न होने के पीछे का रीजन क्या रहा? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हमको अब संविधान बनाना था, समय कम था और जल्दी से हमें जो है आजादी प्राप्त करनी थी। इसलिए हम लोग जो है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के सभी लोग वोट देने के लिए ट्रेंड नहीं थे, इसलिए हम लोगों को ट्रेंड करने में उनको बहुत ज्यादा समय जाता। इसलिए प्रयास किया गया कि भाई जो प्रांतों में चुनाव पहले से हुआ है, लेकिन उस चुनाव में भी आम जनता भाग नहीं लिया, वहां पर भी करों के आधार पर, जमीनों के आधार पर, मतलब लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ही रहा है, लिमिटेड मतलब वोटिंग राइट शुरू से रहा है। लेकिन प्रांतों में जो चुनाव हुआ, जो एमएलए चुन के आए, जो विधायक चुन के आए, वही अब क्या करेंगे? तो वही प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो हैं वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए कि विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य की, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन बेटा चुनाव जब करेंगे तो ये चुनाव की विधि क्या होगी, चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया से चुना जाएगा, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो जो चुनाव करने की प्रक्रिया है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, प्रतिनिधित्व द्वारा, अब ये क्या है, इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ये क्या है, तो आपको मैं आगे जब अगले मतलब क्लासेस में जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो पूरा मैं इलेक्शन करा के दिखाऊंगा कि क्यों इसे सिंगल ट्रांसफरेबल कहते हैं, क्यों इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये चुनाव जो होता है इसमें जो वोटर्स होते हैं वो प्रायोरिटी लेवल पर वोट करते हैं। मतलब कि जैसे वो तय करेंगे, जैसे 5 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो पांचों को वोट डालेंगे, लेकिन प्राथमिकताएं तय करेंगे। उनको लगेगा कि सुरेश पहला होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर वो दूसरा किसी और को वोट डालेंगे, तीसरा, मतलब वो प्राथमिकताएं तय करेंगे। जैसे पहले एग्जामिनेशन में बच्चे सेंटर डालते थे एग्जाम का कि ए होगा, बी होगा, इलाहाबाद लेंगे, दूसरे नंबर पे लखनऊ लेंगे, तो इस तरीके से प्रायोरिटी तय किया जाता था। तो उस हिसाब से मैं उस क्लियरली बताऊंगा आपको आगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव कराना निश्चित हुआ। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के चुनाव की व्यवस्था की गई। संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। जुलाई अगस्त 1946, इस चुनाव में क्या क्या आंकड़े रहे बेटा, चुनाव तो जुलाई अगस्त 1946 में हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या आंकड़े रहे, तो याद रखिएगा कि 208 सीटें आईएनसी को यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को, और 15 सीट्स अदर्स यानी कि अन्य को प्राप्त हुआ। यानी ये बंटवारा रहा सीट का कि 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। ये आपका जुलाई अगस्त 1946 में जो रिजल्ट आया उसमें ये बात देखने को सामने मिली। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर कि इसके बाद जो है पहली बार बैठक होती है 9 दिसंबर को। बेटा 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सिटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ, तो इस बैठक में एक काम किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बेटा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किस आधार पर इन्हें बनाया गया था, तो याद रखना है वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। तो क्या ये हम लोगों ने कहीं से और से प्रभावित हुआ, हमने प्रभावित होकर ऐसा किया, तो ऐसा फ्रांस में देखा गया था, फ्रांस के संविधान में ऐसा किया गया था। तो फ्रांस के संविधान में भी वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 9 दिसंबर को जो फर्स्ट सीटिंग होती है नई दिल्ली में, वहां पर
नई दिल्ली में जब फर्स्ट सिटिंग होती है तो वहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, वरिष्ठता के आधार पे, सीनियोरिटी के बेसिस पर। ठीक है। इसके बाद बेटा एक काम और आप देखेंगे कि 11 दिसंबर को क्या होता है। तो 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष बन गए। ठीक है, परमानेंट चेयरमैन इनको बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 3 जून 1947 को आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत के जो है विभाजन की जो है प्रस्ताव आ गया था, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, हम विकी बर्ड प्लान कहते हैं। तो जो माउंटबेटन प्लान आया, उसने क्या किया? तो उसने परिवर्तन ला दिया व्यवस्था में। ये तो पिछला है, इसमें जो परिवर्तन ला दिया आप देखेंगे क्या परिवर्तन लाया। तो हमारे सदस्यों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। हमारे सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद टोटल 299 बच गई, 299 सदस्य हमारे पास हो गए। बेटा इस 299 में आप देखेंगे कि 229 मेंबर्स जो हैं ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे और 70 सदस्य 70 देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट से आने थे। संख्या कम हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे और जो पाकिस्तान के क्षेत्र के जो सदस्य थे वो फिर से अपनी तरफ, मतलब वो अपने संविधान सभा में चले गए। इसलिए हमारे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी बच गई? तो बच गई 299। कितनी बच गई? 299 बच गई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे और क्या घटना होती है। तो देखो, एक चीज आपको समझना है यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, क्योंकि 9 दिसंबर को मैंने आपको बताया क्या, कि 11 दिसंबर को आपको मैंने बताया। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसके बाद की जो घटना होती है 13 दिसंबर, 1946। बेटा वो दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। बेटा ये उद्देश्य प्रस्ताव हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्यों इसको हम समझ रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बेटा उद्देश्य प्रस्ताव ने ये तय किया कि आगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे चलेगी, भारत का संविधान कैसा होगा, उस किस मतलब किस दिशा में हमें चलना है, वो दिशा इन्होंने तय करने के लिए इसको लाया गया संविधान सभा में। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि 13 दिसंबर को ये लाया गया था और ये 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। सभी लोगों ने इसे स्वीकृति दे दी, कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। तो सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव बेटा आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आपको दिखाई देगा।